जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आज हम करेंगे आर्मी जीके का तीसरा मॉक टेस्ट। ठीक है, तो तीसरा मॉक टेस्ट आज हम करेंगे आर्मी जीके का। दो इससे पहले हम कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने नहीं अटेम्प्ट किए वो दो जीके के मॉक टेस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहां अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जीके के मॉक टेस्ट अलग है और साइंस के मॉक टेस्ट अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये हमारी टीम का नंबर है। इस नंबर को आप सेव करें और व्हाट्सएप पे आप जय हिंद लिख के मैसेज करें। आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी हम यहाँ पे करवाते हैं, जो भी हम टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, या जो भी वीडियो की पीडीएफ बनती है, वो आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आप जय हिंद लिखकर मैसेज कर सकते हो, या फिर साथ में आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम भी लिखकर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी डेली आपको क्विज अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रताप अकेडमी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप हमें जरूर फॉलो करें प्रताप अकेडमी के अकाउंट पर। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी चेक करें, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर टाइम आपको क्विज चलती मिल जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो वो भी आप एक बार जरूर चेक करें। तो पहला प्रश्न आज का, यहाँ से हम अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? तो देखना क्या है, यहाँ पे इसमें पूछा है नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है: डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा और कमलनाथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज जितने भी क्वेश्चन ये डाले हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, कमलनाथ। कमलनाथ कभी भी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। ठीक है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, पी चिदम्बरम भी, और यशवंत सिन्हा भी पहले भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, और नरेंद्र मोदी जी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक। ठीक है, 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं दो बार। ठीक है जी, याद रखना है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? अगर अभी पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है ना, निर्मला सीतारमण भारत की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री है। फुल टाइम, ठीक है ना, जिनको प्रॉपर वित्त मंत्री का काम मिला है। ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी भी रह चुकी है वित्त मंत्री महिला, बट वो भारत की प्रधानमंत्री थी, साथ में उन्होंने जो वित्त मंत्रालय था वो संभाल रखा था। ठीक है, वो फुल टाइम नहीं थी, वो पार्ट टाइम थी। फुल टाइम कौन है? फुल टाइम वित्त मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला है निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में है। ठीक है ना, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप। ऑस्कर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्कार पुरस्कार आपने बताना है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये चार ऑप्शन आपके पास है: सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा या संस्कृति। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका सिनेमा। राइट आंसर क्या है? सिनेमा। और ये जो ऑस्कर पुरस्कार है, ये पहली बार कब दिए गए थे? 1929 में। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? 1929 में दिए गए थे। और ये ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो यूएसए में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, अमेरिका में। और एक अकेडमी है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स, उसके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है ना, अकेडमी आपने सिंपल याद रखना है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट के द्वारा ये दिए जाते हैं। या आप सिंपल याद रखो कि ये यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार को हम अकेडमी पुरस्कार भी बोल देते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, अकेडमी पुरस्कार भी बोल देते हैं। ठीक है ना, भारत या प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला? तो प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, भानु अथैया फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये पुरस्कार मिला। गांधी मूवी में इन्होंने गांधी के जो कॉस्ट्यूम थे वो डिजाइन किए थे। ठीक है ना, याद रखना है अपने। नेक्स्ट, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट आपने बताना है। ये चार ऑप्शन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये इंडिया गेट आपको मिलेगा दिल्ली में। इंडिया गेट आपको कहां मिलेगा? दिल्ली में। और अगर मैं इंडिया गेट की जगह आपसे पूछूं गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको कहां मिलेगा? गेटवे ऑफ इंडिया आपको कहां मिलेगा? ये आपने मेरे को कमेंट में बताना है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां मिलेगा। ठीक है, बाकी इंडिया गेट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इंडिया गेट क्यों बनाया गया, किसने इसको डिजाइन किया? तो इंडिया गेट को बनाया गया था जो पहला विश्व युद्ध था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, इस विश्व युद्ध में जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में इंडिया गेट है, जो वो बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 1921 में बनाना शुरू किया था और 1931 में इसको पहली बार ओपन किया गया इंडिया गेट को। ये आपने याद रखना है। और इसका डिजाइन किसने बनाया है? इंडिया गेट का डिजाइन बनाया है एडविन लुटियर ने। एडविन
लुटियंस ने, ठीक है। एडविन लुटियंस ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत की संसद का भी डिजाइन बनाया था। तो भारत की पार्लियामेंट और इंडिया गेट ये किसने डिजाइन किए हैं? एडविन लुटियन ने, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह आपने बताना है ये किस खेल से है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या बिलियर्ड्स, ठीक है। ये जो खिलाड़ी है जीव मिल्खा सिंह, ये मिल्खा सिंह के लड़के हैं, ठीक है। तो मिल्खा सिंह के बारे में आप सभी को पता ही है। मिल्खा सिंह 400 मीटर के बहुत बहुत महान एथलीट रहे हैं हमारे देश के। और उनके जो लड़के हैं जीव मिल्खा सिंह, वो खेलते हैं गोल्फ। क्या खेलते हैं वो? गोल्फ खेलते हैं, ठीक है ना। वो गोल्फ खेलते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। और मिल्खा सिंह की जो जीवनी है उसका नाम आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, या मैं ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मिल्खा सिंह है, इन्होंने अपने जीवन पे एक बुक लिखी है, बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। याद रखना है आपने, रेस ऑफ माई लाइफ उनकी जीवनी का नाम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डैश भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो केरल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, मलयालम, तेलुगु, गुजराती और तमिल, ठीक है, तमिल, ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या है? केरल में बोली जाती है मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा, ठीक है। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। और केरल की राजधानी का नाम क्या है? केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी का क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री का नाम है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में देखो, तेलुगु भाषा ये कहाँ पे बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, ठीक है ना। तेलंगाना में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये भाषा बोली जाती है। यहाँ तक ओके है। उसके बाद गुजराती गुजरात में और तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक है। भाषा अगर पूछे भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? तो 2022 में जो भी ओलंपिक होंगे उनका आयोजन आपने बताना है कहां पे होगा, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, बीजिंग, टोक्यो, फ्रांस और मॉस्को। इसका सही आंसर है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में 2024 के ओलंपिक होंगे। और 2020 के जो ओलंपिक थे, जो कोरोना की वजह से पोस्टपोन होकर 2021 में हुए, ये कहां पे हुए थे? ये हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो में ये ओलंपिक हुए थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये भी आप याद रख सकते हो। बीजिंग कहां पे है? बीजिंग है चाइना में। और मॉस्को है रूस में, रूस की राजधानी है ये मॉस्को, ठीक है। और पेरिस में आपको मिलेगा ईफल टावर, ये भी आप याद रख सकते हो। और 2021 के जो ओलंपिक हुए थे, यहाँ पे भारत ने एक गोल्ड मेडल भी जीता था, एक गोल्ड मेडल भी जीता था। और ये गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी है, जैवलिन थ्रो करते हैं, और इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। और ये हरियाणा के राज्य से बिलोंग, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अपनी भारत की जो हॉकी टीम है, हॉकी टीम ने भी एक ब्रॉन्ज जीता था। और हॉकी टीम ने ये जो मेडल जीता है, ये 41 साल के बाद जीता है, ठीक है ना। हॉकी की टीम ने 1980 में आखिरी बार मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, जो मॉस्को ओलंपिक में हुआ था। और 1980 के बाद 41 साल के बाद अब 2021 में जाकर एक ब्रॉन्ज जीता है। तो याद रखना है, हॉकी की टीम ने 41 साल के बाद मेडल जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? ठीक है, उच्चतम साक्षरता दर है, यानी कि इस राज्य का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, केरल, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये केरल है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है, ठीक है। और केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, ठीक है। केरल में आपको मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? ठीक है ना, याद रखना है साइलेंट वैली। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछी है तो वो केरल हो गया। सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम होगी बिहार की। सबसे कम कौन सी होगी? बिहार की साक्षरता दर होगी, ठीक है ना, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर बताना है भारत की तीनों सेनाओं का, सशस्त्र सेनाओं का, इंडियन आर्म फोर्सेस का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वही हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति होगा, ठीक है ना। सर्वोच्च कमांडर की जगह अगर सेनापति भी पूछे तो भी सही आंसर राष्ट्रपति ही होगा। हमारे देश की तीन सेना है, ठीक है ना। आपको पता है, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता होगी। एक आर्मी है और एक नेवी है, ठीक है, और एक है एयरफोर्स।
ये हमारी 3 सेना है और इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, सर्वोच्च कमांडर जो होता है, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याद रखना है। और ये तीनों सेनाएं हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होती है, ये भी आपने याद रखना है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये तीनों सेनाएं। ठीक है, और इसके अलावा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, अर्धसैनिक बल जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे हमारी बीएसएफ हो गई, हमारी आईटीबीपी हो गई, ठीक है, असम राइफल हो गई, सशस्त्र सीमा बल हो गया, सीआईएसएफ हो गया और सीआरपीएफ हो गया। ठीक है, ये सभी ये सभी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है ना, तो याद रखना है जो तीनों सेनाएं हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं और जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो हमेशा गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। ठीक है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उन्हें हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं और इन्हें हम सैनिक या इन्हें हम सशस्त्र सीमाएं बोलते हैं। ठीक है ना, सेनाएं बोलते हैं, आप सिंपल इनको सेना बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और आपको इन तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको आर्मी का बता रहा हूँ, वर्तमान में आर्मी के जो प्रमुख हैं वो है मनोज मुकुंद नरवणे। और आपने क्या करना है, आपने एयरफोर्स और नेवी का मेरे को कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है ना, अगर नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट में कर देना सर मुझे नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला, बड़ा बेसिक सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता है ये। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम, तो इस कौन थे वो व्यक्ति? वो थे राकेश शर्मा। वो कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, ये तो सभी को पता है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए अगर पूछा जाए तो 1984 में गए थे। और किस देश की सहायता से गए? तो वो हो जाएगा रशिया। ठीक है ना, रशिया ने हमारा हर कदम पे साथ दिया है, हर कदम पे भारत का साथ रशिया ने दिया है। तो ये याद रखना है हमें। ठीक है ना, रशिया की मदद से वो गए थे 1984 में। और राकेश शर्मा हमारी कौन सी सेना में काम करते थे? तो वो वायु सेना में काम करते थे। वायु सेना में वो काम करते थे। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है। इसके अलावा पहली भारतीय महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई? तो वो थी कल्पना चावला। और कल्पना चावला किस देश की सहायता से गई या किस देश की वो एजेंसी के तहत गई? तो वो नासा एजेंसी से गई थी। और नासा कहाँ की है? अमेरिका, यूएसए की। ठीक है ना, बट वहां से वापसी के टाइम जो इनका स्पेस शटल था उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। 2003 की ये बात है। ठीक है ना, नहीं याद रखना है आपने कब हुई है, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी? तो कल्पना चावला करनाल हरियाणा से थी, करनाल हरियाणा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? यानी वर्तमान में जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, आपने बताना है वो कौन है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अरुण जेटली या श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है श्री अमित शाह। अमित शाह जो है वो भारत के होम मिनिस्टर है। ठीक है ना, भारत के होम मिनिस्टर है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, गुजरात से है। और भारत के अगर पहले पूछा जाए, पहले गृह मंत्री फर्स्ट, तो वो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, याद रखना है आपने। और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही थे, पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है, आप सभी को पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी हाइट है 182 मीटर। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है। ये कहां मिलेगी? तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगी सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, जो आपको नर्मदा नदी पे मिलेगा, गुजरात में। नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, और ये नर्मदा रिवर पे जो डैम है सरदार सरोवर डैम, गुजरात में है। ठीक है ना, तो ये आपने कुछ पॉइंट है आप याद रख सकते हो। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने बनाया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन बनाया था, मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइन था वो बनाया था वी राम सुतार ने। किसने बनाया था? वी राम सुतार, वी राम सुतार। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। ठीक है, याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जिस दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। ओके, काफी कुछ हो गया इस क्वेश्चन को, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? उद्गम, ठीक है ना, मतलब अमरकंटक से कौन सी नदी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ठीक है ना, तो ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी या ए और सी दोनों। ठीक है, तो सबसे पहली बात,
अमरकंटक कहाँ पे है? देखो, अमरकंटक एक पहाड़ है, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से ही निकला है, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ तो अगर ऑप्शन में हो एक ही आपसे पूछा जाए कि अमरकंटक कहाँ है, तो आप मध्य प्रदेश बोलोगे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से क्या है, जैसे ये अमरकंटक का पहाड़ है, ठीक है ना, तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, पहली बात तो ये, इसका जो आंसर हो जाएगा वो, उसका आंसर ए और सी दोनों है, ठीक है। और काफी सारी बुक्स आपकी आर्मी की ही बुक्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन है जो गलत करवा रखा है, ठीक है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, बट सबसे फेमस बुक जो है, आप सभी को पता है सबसे फेमस फेमस बुक कौन सी है आर्मी की तैयारी के लिए। तो यहाँ से दो नदियां निकलती हैं भाई, ठीक है ना, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक जो नदी है वो इस साइड को आती है, ठीक है ना, इस साइड को, ये मध्य प्रदेश हो गया सारा, मध्य प्रदेश से पूरे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन इस नदी को बोला जाता है, सारा मध्य प्रदेश इसी नदी के ऊपर डिपेंड करता है, आप यही समझ लो। ये नदी है नर्मदा, नर्मदा। और ये इधर फिर मध्य प्रदेश के बाद इधर गुजरात में एंटर कर जाती है। गुजरात में इसके ऊपर एक डैम है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सरदार सरोवर डैम, वहां पे 182 मीटर की मूर्ति है, और फिर ये समुद्र में गिर जाती है अरब सागर या खंबात की खाड़ी में। तो ये होगी नर्मदा। पर इस ही पर्वत के इस साइड से एक नदी और निकलती है, जिसको हम बोलते हैं सोन नदी, सोन, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश से ऊपर क्रॉस करके झारखंड बिहार में एंटर कर जाती है, और बिहार में जाके ऊपर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी में ये गिर जाती है, ठीक है। तो सोन नदी भी और नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। ए और सी इसका दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, या इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर इसका क्या है? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे देश को मध्यरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है वो मध्यरात्रि तक दिखता है, ठीक है ना, पूरा प्रॉपर नहीं, बट हल्का सा, जैसे हमें रात में चांद दिखता है, तो ऐसे उनको मध्यरात्रि तक सूर्य है जो वो दिखाई देता रहता है, ठीक है ना। नॉर्वे कहाँ पे मिलेगा? नॉर्वे हमें मिलेगा यूरोप में, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है जापान। जापान को हम उगते सूर्य का देश भी बोलते हैं। जापान को हम क्या बोलते हैं? उगते सूर्य का देश, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा बार आर्मी के एग्जाम्स में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए आप सभी को पता ही होगा। जो चिल्का झील है वो हमें मिलेगी उड़ीसा में। कहाँ पे मिलेगी? उड़ीसा में, ठीक है, याद रखना है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो फिर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, वुलर, वुलर झील। और ये कहाँ मिलेगी? वुलर झील मिलेगी आपको जम्मू कश्मीर में। ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, ठीक है भाई। तो वुलर झील भी याद रखना है और चिल्का झील भी याद रखना है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? सबसे बड़ी झील उन्होंने नहीं पूछा है खारे पानी की या ताजे पानी की, तो सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सबसे बड़ी झील होगी वेम्बनाड कोल झील। कौन सी होगी? वेम्बनाड कोल झील, वेम्बनाड कोल झील, ठीक है, ये केरला में है, केरला, ठीक है ना, केरल प्रदेश में आपको ये झील मिलेगी, वेम्बनाड कोल झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील ये है। हाँ, बाई चांस ये हो सकता है कि ये आपको ऑप्शन में ना दे, क्योंकि काफी एग्जाम्स में मैंने देखा है आर्मी वालों में, वहां पे कई बार इसको ऑप्शन में नहीं डालते, फिर आप चिल्का झील बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में है तो राइट आंसर ये ही होगा, अगर ये ऑप्शन में है तो राइट आंसर ये ही होगा। ओके, नेक्स्ट। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया है? सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया है? ये चार ऑप्शन आपके पास है, और इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, या इसको हम मुंडक उपनिषद भी बोल देते हैं, मुंडक उपनिषद, ठीक है ना। तो मुंडक मुंडक एक ही बात है, आप यही समझो, ये इस उपनिषद में आपको मिलेगा। उपनिषद एक तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे वेद धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं आपको, ठीक है, पुराण मिलते हैं धार्मिक ग्रंथ, तो ऐसे ही उपनिषद भी एक तरह के धार्मिक ग्रंथ होते हैं हिंदू धर्म में। सनातन धर्म के कुछ ग्रंथ होते हैं जैसे वेद, पुराण और उपनिषद, ठीक है। तो कुछ उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, और वहीं से हमें ये वर्ड मिला है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा विजेता बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, और बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। असम। कौन सा है? असम है, ठीक है ना। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है, राज्य नहीं पूछा है, नगर पूछा है, तो सबसे प्रसिद्ध नगर चाय के लिए है दार्जिलिंग। कौन सा? दार्जिलिंग सबसे फेमस शहर है। और दार्जिलिंग शहर आपको कहाँ मिलेगा? दार्जिलिंग की चाय पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग आपको कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में आपको मिलेगा दार्जिलिंग, ठीक है, याद रखना है आपने। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हो
इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हो, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है? क्या टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया आपको मिलेगा कलकत्ता शहर में, कलकत्ता शहर में आपको मिलेगा, कोलकाता शहर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी प्रश्न। और आपके इस टेस्ट में कितने नंबर बनते हैं आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो कैसी है ये भी आपने जरूर कमेंट करना है। वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ सके और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सके। थैंक यू।